नीट के पिछले 5 वर्षों के सवाल और उसके सबसे बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे आज के सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं पिछले 5 वर्षों में नीट ने क्या क्या सवाल पूछे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बेस्ड। देखते हैं पहला सवाल। अब पोटेंशियोमीटर वायर, बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के पोटेंशियोमीटर से सवाल पूछा गया। क्या सवाल है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, क्या सेटअप है। जैसे मान लो कि इस तरह से एक बैटरी कनेक्टेड होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड होता है। इस वायर में यहाँ पे ऐसे रीडिंग्स होती है, ऐसे रीडिंग्स होती है जहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेल कनेक्टेड होती है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जॉकी रखा जाता है। इसको V1 बोल दो, इसको R बोल दो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसको 0, यहाँ पे V पोटेंशियल, और ये लेंथ अगर L है, ये E है, ये R है, ये डिस्टेंस X है। लेट्स सपोज तो हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह इस जॉकी को पुट करके देखते हैं। जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब कि करंट इसमें नहीं बह रहा है, वो पॉइंट क्या हो जाता है, वो हमारी रीडिंग हो जाती है। ये बेस्ड होता है किस पर? इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। पोटेंशियोमीटर किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। बेसिकली ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है क्या? किस पे बेस्ड होता है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। बहुत अच्छा। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम V/L। इस लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, उसके वोल्टेज का और L का रेशियो, इस चीज को बोला जाता है बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और V/L का जो रेशियो है वो बेसिकली बराबर होता है E/X के। वो रीडिंग जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा। तो बेसिकली अब इन चारों में से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, इसके वेरिएशंस हैं आगे। ठीक है क्या? तो एक बेसिक सेटअप तो ये है, दैट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। किस पे बेस्ड है? नल पॉइंट डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। एक बार अच्छे से नोट करिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, देखो क्या सवाल है। पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है and a constant potential difference is maintained across it। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग था, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहे हैं उसके अक्रॉस। दो सेल्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार वो दोनों सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे की तरफ, और दूसरी बार अपोजिट, विपरीत दिशा में। दोनों टाइम जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो रेशियो बताना है ईएमएफ्स का। सिंपल सी कहानी। आप कुल मिला के ऐसा समझो कि जो ई था वो दो में बांट दिया, E1 E2, एक बार सेम डायरेक्शन एक बार अपोजिट। मतलब ये कहानी कुछ ऐसी होगी। देखिए सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये अपना V1, ये अपना R, ये पोटेंशियोमीटर का वायर, और ये अपना ईएमएफ। अब एक बार ईएमएफ E1 E2 जो है वो कैसे कनेक्टेड है? E1 E2 ऐसे कनेक्टेड है, मान लो सेम डायरेक्शन में है ना। ये डिस्टेंस x है, वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, ये लेंथ पूरी L है, और तो ये V/L जो है वो किसके बराबर होगा? E1 प्लस E2 बाय x के बराबर। पहली बात, जब ऐसा है तब जो रीडिंग आ रही है वो 50 सेंटीमीटर आ रही है। तो 50 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है तो ये वैल्यू कितनी होगी? E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 50। L का वैल्यू जो है वो कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो इसको अपन 100 लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं पड़ेगी, बट लिख देते हैं। ठीक है क्या? तो ये कहानी जो है वो कितनी हो गई? इसको ऐसे लिख दो इलैबोरेटेड वे में कि V/100 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय 50। अब अगली बार क्या करा, इस E1 E2 को अपोजिट दिशा में लगा दिया मैंने। ऐसे देखो, ये पोटेंशियोमीटर वायर, इसके साथ ये ईएमएफ कनेक्टेड, और इसको विपरीत दिशा में लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। ये E1 है, ये E2 है, ये V1 है, ये R है, ये 0 है, ये V वोल्ट है, और ये X है। क्लियर है?
अब जो रेशो होगा V बाय एल वो बेसिकली E1 माइनस E2 बाय एक्स के बराबर होगा, और ये x का वैल्यू जो है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है क्या बात? बहुत अच्छे। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, मैं कह रहा हूं डिवाइड मार दो। जैसे ही आपने डिवाइड मारा, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E2, ये रेशो आ गया 5/1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया E1 प्लस E2, 5E1 माइनस 5E2। तो ये जो E1 है ये बन गया बेसिकली 4E1 और E2 बन गया 6E2। आपको निकालना है रेशो किस किस के बीच का? दोनों के बीच का। तो E2 E1 बाय E2 जो है वो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। दैट विल बी द थर्ड ऑप्शन। ठीक है क्या? दो बार चीजें लगानी थी, पोटेंशियोमीटर निकालना था, पोटेंशियोमीटर में दो बार अपने को अप्लाई करना था, पोटेंशियल ग्रेडियंट को इक्वेट करके और उनका रेशियो लेके सॉल्व कर देना था। ठीक है क्या? तो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 3/2 के बराबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इस तरह से सॉल्व कर रखा है, रेशियो कितना आया? 3/2 के बराबर रेशियो आया। अगला सवाल देखिए, क्या सवाल? अ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R varies with time t as q is equals to at minus bt square। जो चार्ज दे रखा है वो क्या दे रखा है? q दे रखा है अपने को at minus bt square। a और b जो है वो कौन है? पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। टोटल हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो निकालनी थी। सबसे पहले आई निकालो, dq बाय dt। यहां से आई निकाल लेंगे, हीट प्रोड्यूस जो है वो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R इंटू dt का इंटीग्रेशन, लिमिट जहां पे करंट जीरो हो जाए वहां से जीरो से लेकर। ये प्रोसीजर है। ठीक है क्या? करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, कुल मिला के मेरे को Q दे रखा है। Q जो है वो मुझे दे रखा है कितना? at माइनस bt स्क्वायर। करंट में निकालूंगा dq बाय dt, दैट इज a माइनस 2bt बराबर 0। a माइनस 2bt। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए करंट को एक बार जीरो पुट कर दो। मिनिमम तो जीरो से शुरू होगा, मैक्सिमम जहां पे करंट जीरो हो जाएगा। करंट कहां जीरो हो रहा है? a माइनस 2bt बराबर 0। कौन से समय पर? a बाय 2b समय पर करंट जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। a बाय 2b समय पर करंट जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड है वो कितनी होगी? देखो, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर R इंटू dt के बराबर। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर a बाय 2b तक। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो होता है वो क्या होता है? अगर मैं सिंपल पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन की बात करूं, x की पावर n dx, तो क्या होगा? ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इस तरह से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। बहुत अच्छे। मेरा काम यह है कि आई स्क्वायर निकाल लूं मैं पहले। तो ये हीट प्रोड्यूस को मैं एक बार h लिख देता हूं। आई स्क्वायर एक बार निकाल लेते हैं ना, a माइनस 2bt, दैट विल बी द आई, इसका होल स्क्वायर। r को कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटू dt, लिमिट 0 से a बाय 2b के बराबर। इसको एक बार खोल लेते हैं। तो ये जब ब्रैकेट मैंने खोला तो ये कितना बन गया? ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कर दिया है मैंने, है ना, प्लस 2ab माइनस 2ab करना है। तो माइनस 2 जा 4 abt इंटू dt। ये सॉल्व करना है मुझे बस।
इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा मेरा। ये r इधर है अंदर, ये h के बराबर है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड r इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, a स्क्वायर को लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू टी बन जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देते हैं, फिर वैल्यूज पुट करनी रहेगी। a स्क्वायर टी प्लस 4b स्क्वायर टी क्यूब बाय 3 माइनस 4ab स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां? 0 से a बाय 2b तक। सिंपल, क्लियर है क्या? तो जो h है ये बेसिकली हो गया r। वैल्यूज अगर मैंने पुट करी तो वैल्यूज कितनी हो गई? a, वैल्यू पुट करो t की, तो अगर आप यहां पर t की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर ऑलरेडी है, t का वैल्यू हो जाएगा a बाय 2b के बराबर प्लस 4b स्क्वायर। t क्यूब लिखना है, t क्यूब मतलब a क्यूब बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 b क्यूब माइनस, ये इसने इसको मार दिया 2 बार, तो ये ऊपर 2 ही है ना, 2 a b a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर, दिस इज h। तो ये जो h है ये बेसिकली है r, ये हो गया a क्यूब बाय 2b। पहली बात ये वाला देखो, इसने इसको मार दिया 6 बार और b स्क्वायर ने मार दिया इस क्यूब को, तो ये हो गया प्लस a क्यूब बाय 6b माइनस, इस 2 ने मार दिया इसको 2 बार और ये b ने मार दिया एक b को, तो ये हो गया a क्यूब बाय 2b। इसने इसको मार दिया, तो जो फाइनल हीट आया मेरे पास h, वो निकल के आया a क्यूब r बाय 6b। करेक्ट ऑप्शन इज 4, a क्यूब r बाय 6b। ऐसे करना था, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। मेन पार्ट आपको जो ध्यान रखना था वो ये देखना था, आई स्क्वायर r लिखना था, दैट इज द इंपॉर्टेंट टास्क। तो एक बार आपने अगर आई स्क्वायर r लिख लिया तो आप सॉल्व कर पाएंगे, इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? लिख लीजिए एक बार इसे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, दैट्स हाउ इट गोस। अगला सवाल देखिए क्या पूछा अगले सवाल में, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज r ओम। एक कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो r ओम दे रखा है। एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? r ओम इज द रेजिस्टेंस। अगर ये मेल्ट करता है और स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसको हम स्ट्रेच करते हैं n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ के, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? नया रेजिस्टेंस कितना होगा? आप खुद ही सोचिए कि वायर का रेजिस्टेंस r ओम है और इसको n टाइम्स हमने स्ट्रेच कर दिया, तो ये n टाइम्स लेंथ हो गया। बेसिकली लेंथ अगर पहले l थी तो अब कितनी होगी? nl इसकी लेंथ हो गई। नया रेजिस्टेंस क्या होगा? सीधी सी बात है, उसी वायर को मेल्ट करके स्ट्रेच किया है, तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, और वॉल्यूम अगर सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अगर वॉल्यूम सेम करना है तो इंटू ए कर दो, ये बन गया रो एल स्क्वायर बाय वी के बराबर। वी तो सेम है, तो अगर लेंथ कितनी हो जाएगी? n टाइम्स, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो अगर लेंथ जो है वो NL हो गई है तो R कितना हो जाएगा? N स्क्वायर R के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज 4, N स्क्वायर R के बराबर। काम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सेम वायर था, उसी वायर को मैंने मेल्ट करके और लेंथ को बढ़ा दिया। तो अगर मैंने लेंथ को बढ़ा दिया तो यार वॉल्यूम तो मैंने सेम ही रखा है, हाँ क्या ना? तो वॉल्यूम को अगर सेम कर दिया तो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसमें एल को मल्टीप्लाई डिवाइड करा बस मैंने, और सॉल्व कर दी। बात समझ में आई क्या? तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से इसे सॉल्व कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स, एक सेट है जिसके पास n इक्वल रेजिस्टर्स हैं, जिनकी हर एक की वैल्यू जो है वो R है, connected in series to a battery of EMF E and resistance R। क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला कि n इक्वल रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R है, वो सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। करंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो I करंट ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। एक बैटरी के n रेजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सेम बैटरी के, तो जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 10I ड्रॉ हो रहा है। आपको n का वैल्यू बताना है। सिंपल कहानी देखो क्या है। सबसे पहले n इक्वल रेजिस्टर्स हैं R वैल्यू के, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका EMF जो था वो E था और इंटरनल रेजिस्टेंस R था। क्या कहानी मैं देखता हूं। देखो सबसे पहले अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस 1 2 3 कितने n, जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिस बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी R है। तो जो करंट फ्लो किया उसको इन्होंने I बोला, तो ये I हो जाएगा E डिवाइडेड बाय ये कितने R हैं n टाइम्स, तो ये n इंटू R हो गए और ये एक R जुड़ के n+1 हो गया। तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, तो V क्या है E बाय R का वैल्यू n+1 इंटू R के बराबर, ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है क्या? अब इन्होंने बोला कि हमने क्या करा, उन R रेजिस्टर्स को सीरीज की जगह पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, क्या है इसमें, ये देखो ये R ये R, ऐसे कितने टाइम n टाइम्स पैरेलल में कनेक्ट किया और उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R के बराबर था। तो जो करंट ड्रॉ हुआ वो 10I ड्रॉ हुआ विच इज इक्वल्स टू E अपॉन, अब R इक्विवेलेंट निकालना है, इन सब का मिला के इक्विवेलेंट कितना R बाय n, तो ये हो गया R बाय n प्लस R। मुझे क्या वैल्यू बतानी n की, ये दो इक्वेशन से n की वैल्यू नहीं बता सकते अपन, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखो मैं कर देता हूं, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। तो n LCM आएगा, ये n+1 बनेगा, तो ये बन गया 10I इज इक्वल्स टू E अपॉन n LCM आ गया वो ऊपर चला गया, तो ये बन गया n E अपॉन n+1 इंटू R के बराबर। अब सीधा सीधा डिवाइड मार लो, देखो E अपॉन n+1 R, n+1 R कैंसिल हो गया, इसमें बचेगा 10 विच इज इक्वल्स टू, आई थिंक दिस इज ओके, n का वैल्यू कितना है 10 के बराबर। ठीक है क्या? तो n का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। सीधा सीधा डिवाइड मार लेंगे 1 और 2 को, 2 डिवाइडेड बाय 1 किया है। ठीक है क्या? नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए n का वैल्यू कितना है 10 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। बहुत सारी आइडेंटिकल सेल्स हैं, सेल्स मतलब बैटरीज हैं ऐसे समझो आप, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है क्या? वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको हमने क्या करा है, शॉर्ट सर्किट किया है और करंट को मेजर किया है। विच ऑफ द ग्राफ शोन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन I एंड N, I और N के बीच में करेक्ट रिलेशन कौन शो करेगा। सिंपल, तो ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। n आइडेंटिकल सेल्स मतलब 1 2 3 4 और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 2 3 4। ठीक है क्या? ये सब कनेक्टेड है और ये बैटरी के शॉर्ट सर्किट कर रखा है, इनको शॉर्ट सर्किट कर रखा है मतलब प्लेन वायर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है क्या? तो कौन सा ग्राफ सही है I में और N में। I इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, V बाय R। V का वैल्यू कितना है N इंटू E डिवाइडेड बाय R का वैल्यू N इंटू R। तो I का जो वैल्यू है वो बेसिकली किसके बराबर है, E बाय R के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट है। तो अगर मैं I और N का ग्राफ खींचूं
तो एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, E/R के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है क्या। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए NE डिवाइडेड बाय NR, तो I का वैल्यू क्या आ गया, E/R के बराबर, विच इज अ कांस्टेंट नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सर्किट दे रखा है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर क्या होगा पहले और दूसरे पार्ट में। सिंपल सी बात, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, तो यहां का 0 पोटेंशियल है, यहां का 10 पोटेंशियल है, यहां का 10 पोटेंशियल है। वोल्टमीटर की रीडिंग मतलब किसमें ज्यादा किसमें कम, बराबर या क्या। तो ये वोल्टमीटर इस 10 ओम के अक्रॉस को मेजर करेगा, विच इज 10, और A1 जो है इस I1 को मेजर करेगा। तो ये तो तय है कि V1 जो है वो 10 है और I1 जो है वो इसका करंट होगा, दैट विल बी 1 एम्पियर, क्योंकि 10/10 हो जाएगा, V/R दैट विल बी 10 एम्पियर, इतना तय है। इसमें अगर मैं मेजरमेंट्स देखूं तो इसमें मेजरमेंट क्या है कि वोल्टमीटर लगाया इस 10 ओम के अक्रॉस, तो इसका रेजिस्टेंस अपने आप में इंफिनिटी है, तो सारा का सारा करंट इधर से ही पास करेगा। तो ये वोल्टेज 0 और 10 जो है वो यहाँ पे 10 और 0 बनेगा, इसके अक्रॉस कुछ करंट नहीं बह रहा, सारा करंट इसके अक्रॉस बह रहा है। तो A2 की रीडिंग जो है वो अभी भी, और V2 की जो रीडिंग है वो अभी भी कितनी होगी, 10 वोल्ट ही होगी। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस कोई करंट आ नहीं रहा, तो ये पूरा पोटेंशियल क्या नापेगा, 10 वोल्ट का नापेगा। एक आइडियल वोल्टमीटर यही करता है। तो बेसिकली V1 बराबर V2 और I1 बराबर I2 होगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है क्या। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए V1 बराबर V2, I1 बराबर I2 के बराबर। अगला सवाल थ्योरेटिकल सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। कौन एक्ट करता है सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह, फ्यूज वायर विल एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, स्विच यूज नहीं करता। आपने देखा होगा कि घरों में आजकल हम लोग MCB यूज करते हैं। क्या होता है MCB, बेसिकली आप देखो कभी भी कोई हाई रेटेड करंट अगर घर के अंदर फ्लो कर जाती है तो एकदम से कमरे की लाइट चली जाती है। क्यों गई वो लाइट, वो इसलिए गई कि जैसे ही ओवर करंट फ्लो करने लगी, आपके वहां पर एक MCB करिए, उसने प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पे काम लिया, और उसने क्या क्या प्रोसेस उसने आगे फॉरवर्ड किया कि उसने फटाफट से करंट को रोक दिया, ताकि आपके बाकी जो अप्लायंसेस हैं वो उस ओवर करंट की वजह से इफेक्ट ना हो पाए। पुराने टाइम पे जब MCB नहीं हुआ करती थी, तब एक वायर यूज करते थे जिसे हम फ्यूज वायर बोलते हैं। अगर आपने देखा हो घरों में पुराने टाइम पे जो पुराने मीटर्स वगैरह लगे रहते थे, उसमें एक तार बांध के रखते थे, वो एक वायर बांध के रखते थे। जब भी ओवर करंट आती थी वो तार बर्न हो जाता था और लाइट चली जाती थी। फिर वापस से लाइट लाने के लिए आपको वापस से वो तार, थोड़ा सा तार का टुकड़ा तोड़ के उसे कनेक्ट करना पड़ता था मीटर में, जिसमें वो छोटा सा मीटर होता था जिसमें रेड लाइट जलती थी, डिब्बा टाइप्स होता था, व्हाइट डिब्बा, उसमें रेड लाइट जलती थी, ऐसा कुछ मीटर आता था, उसमें फ्यूज वायर का यूज था। अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, MCB ने रिप्लेस कर दिया। तो द करेक्ट ऑप्शन, सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पे कौन एक्ट करता है, फ्यूज अपना एक्ट करता है, ठीक है क्या, नोट कर लो इसे। फिर बढ़ते हैं आगे। फ्यूज इज यूज्ड एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। अगला सवाल, 6 small bulbs are connected as shown in figure with a DC source जिसका EMF E है और 0 internal resistance है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0, और 6 स्मॉल बल्ब है जिनको हमने एक साथ लगा रखा है। द रेशियो ऑफ पावर कंजप्शन बाय बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्रोइंग, जब सारे ग्रो करेंगे तो सबका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये कहानी कुछ कैसी बन जाएगी, R1 R, सब रेजिस्टेंस सेम है, और इसके साथ कौन कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड, and they are connected with this battery, R R R R R R E। तो इसका R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, R/3 प्लस R/3, दैट इज 2R/3 के बराबर। तो पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करंट निकाल लो, I इज इक्वल्स टू V/R, तो E/R विच इज 2R/3। तो पावर कितना हो जाएगा, V इंटू I, दैट इज 3E²/2R, दैट इज P1, पहली कंडीशन। दूसरे केस में क्या है कि इन द सिचुएशन सेकंड, 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B इज ग्लोइंग। इसमें से 2 ही ग्लो कर रहे हैं, इसमें से एक ही ग्लो कर रहा है, तो 2 जो ग्लो कर रहे हैं वो ऐसे,
और एक इसमें से ग्लो कर रहा है, दैट इज ऐसे, और ये कनेक्टेड है बैटरी से, विच इज E, दिस इज R, दिस इज R एंड दिस इज R। ठीक है क्या? ये दोनों का R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2। तो जो करंट आएगा I वो आएगा E/R, दैट इज 3R/2। ठीक है क्या? तो पावर P2 जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, V इंटू आई, दैट इज V इज 2E²/3R के बाद। ठीक है क्या? तो जो रेशो है इन दोनों का पावर कंजप्शन का, रेशो कितना आ जाएगा, P1/P2, that is equals to basically ratio of the power consumption P1/P2। P1 की वैल्यू कितनी, 3/2 और इसकी 2/3, तो 2/3, ये रेशो आ गया 9:4 का रेशो। ठीक है क्या? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 4, 9:1 ऐसे सॉल्व करना। क्लियर है क्या? सिंपल इस तरीके से नोट कर लीजिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए इस तरीके से सॉल्व करना था सेकंड वाला केस, और रेशियो कितना आ गया, 9/4 के बराबर। अगला सवाल, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। दो सॉलिड कंडक्टर हैं जिनकी सेम लेंथ है, L सेम है और R भी सेम है, तो उनका एरिया, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और दूसरा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है A2, दोनों का रेशियो चाहिए। भाई R जो है वो रो L बाय A होता है, तो अगर मुझे A निकालना है तो ये रो L बाय R हो जाएगा। ये सेम, रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल है तो रो भी सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल बोला है, तो एरिया भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो A1/A2 इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया विल ऑल्सो सेम, तो A1/A2 का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 1:1 के बराबर, दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है क्या? तो आंसर विल बी 2, बिकॉज इस तरीके से, क्योंकि R जो होता है रो L बाय A होता है, रो सेम, L सेम, R सेम, तो एरिया भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है क्या? दिस इज हाउ इट इज प्रोसीडेड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक सर्किट दे रखा है विच इज किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है क्या? BCDEB एक लूप है जिसमें हमको चलना है। अब देखो कैसे चलते हैं लूप में, मैं आपको KVL लगाना सिखाता हूं। आपको B से चलना है, आप B से चलो। सिंपल, आपको दो बातें ध्यान रखनी है बस। करंट की दिशा में चलेंगे तो रेजिस्टेंस को पास करते टाइम ड्रॉप लिखेंगे -IR, और बैटरी से पास करेंगे तो छोटे डंडे से बड़े डंडे में प्लस और बड़े डंडे से छोटे डंडे में माइनस। सिंपल। यहां से चलते हैं B से। करंट की दिशा में -IR विच इज -I3R1, इधर बढ़ो, बड़े डंडे से छोटे डंडे में जा रहे हैं, दैट इज -E3। फिर इधर आए, इधर गए, छोटे डंडे से बड़े डंडे में जा रहे हैं, दैट इज +E2। फिर करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब +IR, दैट इज +I2 इंटू R2 विच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या? अब देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन बन रहा है, R2E2 प्लस I2R2 -E3 -R3R1। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना था। लूप कभी भी लगाना है, KVL लगाना है, हमेशा ऐसे लगाओ, ऐसे नहीं, हमने ऐसे लगाया। ठीक है क्या? नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से इन्होंने KVL लगा रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से हमारे सामने एक सर्किट है और उसका R इक्विवेलेंट हमको निकालना था। R इक्विवेलेंट निकालना कैसे निकालेंगे, देखो ये 4 और ये 8 आपस में क्या है, सीरीज में। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं बन रहा है तो धीरे धीरे सर्किट बनाते चलो ना, इसका सिंप्लीफाई वर्जन बना लो। देखो ये A, ये 6 है, ये 8 है, ये A है, ये B है, ये 4, ये 6 और ये 8। 4 और 8 आपस में क्या है, देखो सीरीज में, तो इनका सीरीज जो है वो कितना हो जाएगा, 12। तो इसका सीरीज जो है वो 12 हो गया। ये 12 ओम, ये 6 ओम, ये 4 ओम और ये 8 ओम। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 12 और 6 का पैरेलल, तो इन दोनों का R डैश जो R इक्विवेलेंट निकालूंगा वो 12 और 6 का पैरेलल 18। ये देखो 3 टाइम्स ये आ जाएगा 4 ओम के बराबर, तो इसका 4 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह क्या लिख दूं, 4 ओम
ये 8 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 8 ओम, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये तीनों किस में हैं? सीरीज में। तो अब जो आर इक्विवेलेंट बनेगा वो डायरेक्ट ए और बी के बीच का बना दो और तीनों को जोड़ दो, दैट इज 4 + 4 + 8, दैट इज 16 ओम। तो फाइनल आंसर विल बी 16 ओम। कभी भी आर इक्विवेलेंट निकालना, ऑलवेज ट्राई टू डू, 2 मिनट पेन चला लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। या तो सिंपली आपको देख के ओरल बन जाए कि ये दोनों सीरीज में है, 8 और 4 का सीरीज कितना, 12, 12 और 6 का पैरेलल जो है वो 4, 4, 4, 8 और 8 सीरीज में है तीनों, तो 16। या फिर एक बार ड्रॉ कर लो, हो जाएगा। क्लियर है क्या? इस तरह से करना था। अच्छे से एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 16, दैट्स हाउ इट गोस। तो ये थे बेसिकली आपके नीट के पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और भी चैप्टर्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। कम ज्वाइन व्यास। थैंक यू।